आईआईटी के लिए पढ़ो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, बट बात हो जब रेलेवेंट मॉक टेस्ट की, select Mathon Go for the win. The most result producing JEE main test series with most 99 plus percentilers. Mathon Go बोले तो the choice of toppers. Join the test series now. Hello everyone, welcome to the top PYQ session, and today we are going to discuss the selected questions from JEE Main 2022 from Vector Algebra. अब वेक्टर अलजेब्रा में 2022 में सारे टॉपिक्स सिलेबस का पार्ट थे, तो इसीलिए काफी क्वेश्चंस ना ट्रिपल प्रोडक्ट्स वाले पोर्शन से भी पूछे गए थे, बट क्योंकि अब वो सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो हमने क्या करा है, जो हमारे सिलेबस का पोर्शन है सिर्फ उसी के अच्छे क्वेश्चंस की हमने सिलेक्शन करी है, उसी की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। यस, तो अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ में हमारे सारे टॉपिक्स की रिवीजन भी हो जाएगी। राइट, सो दैट इज द टारगेट फॉर दिस सेशन। ओके, सो स्टार्ट करा जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a एंड b वेयर मोड ऑफ a इज गिवन, मोड ऑफ b इज गिवन, थीटा बिलोंग्स टू π/4 टू π/3। दो वेक्टर्स हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड गिवन है, उनके बीच में थीटा एंगल की बात चल रही है। पहला हिंट क्या मिल रहा है कि सर जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल की बात होती है ना, या तो a डॉट b का यूज करा जाएगा, मोड a मोड b कोस थीटा, या a क्रॉस b का यूज करा जाएगा कि मोड ऑफ a क्रॉस b मोड a मोड b साइन थीटा। दोनों में से एक ही तरीका, दो ही ऑप्शन है हमारे पास, दोनों में से कोई एक तरीका यूज करा जाएगा। राइट, पूछा क्या गया, देन a माइनस पी क्रॉस a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दिस थिंग, ये चीज पूछी गई है, इसी पे फोकस करते हैं। तो वेक्टर्स वाले चैप्टर में सबसे मेन इशू क्या आता है ना बच्चों को, कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है क्वेश्चन में, जैसे मोड ए दे दिया, मोड बी दे दिया, थीटा दे दिया, तो हमें देख के पता नहीं चलता कि उस इंफॉर्मेशन का क्या करें, कहां से स्टार्ट करें, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करें। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि भाई जो चीज पूछी गई है उस पर फोकस किया करो। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं, सिंप्लीफाई करके मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरा टारगेट क्या है, चाहिए क्या मुझे इसको सोल्व करने के लिए, फिर उस डायरेक्शन में प्रोसीड करा जाएगा हमेशा। यस, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर सकते हैं क्या? ओके, लेट अस सी क्या करें। स्केलर क्वांटिटी होगी कुछ ना कुछ, ये सर मॉडुलस है, स्केलर नंबर है, ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर नंबर है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं, के मान लेते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करो इसको बैठ के, के इज इक्वल टू मोड ऑफ, दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं सर। और जैसे रियल नंबर्स में ब्रैकेट्स ओपन करते हैं ना, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई में भी होते हैं, वैसे ही डॉट मल्टीप्लाई में भी होता है। तो चेक करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या कुछ आएगा, तो एक तो a क्रॉस a आ गया, a क्रॉस b आ गया, माइनस b क्रॉस a, चार टर्म्स आएंगी, सही बात है, ये सिचुएशन बन गई। इसका स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स a डॉट b का स्क्वायर, ये सिचुएशन चल रही है। ओके, अब मुझे ये पता है कि a क्रॉस a तो जीरो होता है सर, क्यों, मोड a साइन थीटा, और इन दोनों के बीच के एंगल तो जीरो होगा, तो साइन जीरो तो जीरो हो गया। एंड सिमिलरली b क्रॉस b की वैल्यू भी जीरो हो गई, तो बचा क्या, a क्रॉस b एंड माइनस b क्रॉस a, और हमें पता है कि माइनस b क्रॉस a तो a क्रॉस b के बराबर ही होता है। सो क्या मिला अल्टीमेटली, 2 टाइम्स a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड बन गया ना ये तो। ओके, देखते हैं चलो, प्लस 4 टाइम्स a डॉट b का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर यहां से 4 आ जाएगा, यहां से भी 4 है, फिर तो ऐसे सिचुएशन बन गई है, मोड ऑफ a क्रॉस b का स्क्वायर। हाँ जी सर, दिखना स्टार्ट हो गया अब तो, बताओ देख के क्या हिंट मिल रहा है, हो जाएगा इसके बाद। तो दो तरीके हो सकते हैं मेरे पास करने के, वैसे तो एक ही तरीका है, क्या करें देखना एक बार ध्यान से, सोचने के दो तरीके हो सकते हैं। कुछ लोग तो क्या करेंगे इसमें कि सर मोड ऑफ a क्रॉस b की ना डेफिनेशन लगा देता हूं मैं, मोड a मोड b साइन थीटा होती है, सो मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस a डॉट b की डेफिनेशन मोड a मोड b कोस थीटा, सो मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। पता चल गया कि मोड a स्क्वायर मोड b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, उसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो ये बचा, वैल्यू पुट कर देंगे। मोड a का स्क्वायर दे रखे 16, मोड b का स्क्वायर दे रखे 9, ये आंसर आ गया 64 इंटू 9, सॉरी, so this is 9 into 4 is 36, so 6 3 and 54 576 would be the answer. यस, एक तो ये तरीका हो गया, प्रॉपर करा मैंने साइन थीटा कोस थीटा का यूज करके, नहीं तो ना ये तो हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, तो इसको तो मैं नेक्स्ट टाइम से याद भी रखूंगा, लग्रांजेस आइडेंटिटी के नाम से।
तो जो जो भी कंसेप्ट यूज होते जा रहे हैं उनको याद रखते जाएंगे, अगर नहीं पता तो मुझे। लैग्रेंजेस आइडेंटिटी क्या है? यही सेम चीज जो हमने अभी करी है कि ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। तो जिस क्वेश्चन में भी ए डॉट बी और मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का यूज होगा तो मेरे दिमाग में सबसे पहले ये लैग्रेंजेस आइडेंटिटी आती है। तो मुझे ये पूरा प्रोसेस करने की नहीं जरूरत थी, मैं तो डायरेक्टली रिजल्ट का यूज करूंगा। इसी स्टेप पे लिख देना था मुझे तो कि सर 4 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर आ गया। तो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा हमारे एग्जाम के अंदर, और बाकी क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा ये। यस, ठीक बात है। तो इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट वेक्टर ए इज देयर एंड वेक्टर बी इज देयर सच दैट ए क्रॉस बी वाला वेक्टर दे रखे, ठीक है, एंड ए डॉट बी। कुछ याद आ रहा है सर? ए क्रॉस बी की बात चल रही है, ए डॉट बी की बात चल रही है। क्या याद आ रहा है? लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। तो अगर जरूरत पड़ी तो उसका यूज कर सकते हैं कि इसके मोड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। ठीक बात है। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर दिस। प्रोजेक्शन जहां पे भी यूज होता है फॉर्मूला यूज करेंगे इसका। तो प्रोजेक्शन फाइंड करने का टारगेट है, ट्राई करके देखते हैं। क्या करें? सबसे पहले प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं सर। क्या होता है? दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अपॉन में जिसके ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या कहा था आपको कि जो चीज चाहिए होती है ना, जो फाइंड करनी होती है, उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, तो वहां से तुम्हें आइडिया लगेगा कि भाई कौन कौन सी चीजें मुझे फाइंड करने की जरूरत है। तो देखो, ट्राई करो। पहले तो बी डॉट ए आ गया। बी डॉट ए की वैल्यू तो चलो मुझे पता है, माइनस मॉड ऑफ बी स्क्वायर। मॉड ऑफ बी पता है क्या? नहीं सर, मॉड ऑफ बी नहीं पता। ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ ए माइनस बी, जहां पे भी यूज होगा आइडेंटिटी का यूज करेंगे, अंडर रूट ऑफ मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए डॉट बी। तो ये सारी वैल्यूज चाहिए मुझे। सो ए डॉट बी पता है, मॉड ए पता है, ए डॉट बी पता है। सो द ओनली थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये चाहिए बस मुझे, बाकी सब कुछ तो है ये मेरे पास। देख के बता दो मॉड बी का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे। याद आ गया? वही काम कर जाएगी सर हमारी लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। राइट, लगा दो। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। अगेन अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो मेरे पास है ही है। डेफिनेशन का यूज करूंगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, दोनों साइड पे मॉडुलस लेके मोड ए मोड बी कोस थीटा स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, एक ही बात है। बट बार बार मैं पूरी डेरिवेशन नहीं करना चाहता। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, इसका मॉडुलस कितना आएगा? 4 + 1 5 आ गया। ए डॉट बी का स्क्वायर 9 आ गया, इज इक्वल टू मोड ऑफ ए का स्क्वायर 1 + 1 2 2 + 4 दैट इज 6 इंटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर। सो क्या वैल्यू आ गई है? मोड ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14/6 दैट मीन्स 7/3। कर दे वैल्यूज पुट, कर दो, देखते हैं। सो वी आर गेटिंग 3 - 7/3 अपॉन अंडर रूट के अंदर मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना था? 6 प्लस मोड ऑफ बी का स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी दैट इज -6। ये आंसर आ रहा है। सो 6 और 6 तो कैंसिल आउट हो गया। ऊपर कितना आया? दिस इज 2/3 और नीचे अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। सो वी आर गेटिंग 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 21 एज द आंसर। नो, हाँ जी, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। तो इजी क्वेश्चन था, दो कंसेप्ट का यूज हो गया, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला एंड लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है, देखते हैं पढ़ के। लेट एबीसी इज अ ट्राइंगल, तीनों साइड्स के वेक्टर्स गिवन है, तीनों की नहीं, सिर्फ मोड ए और मोड बी गिवन है। तो दो साइड लेंथ गिवन है हमें, बी डॉट सी गिवन है, ठीक है। कंसीडर द स्टेटमेंट्स, ये दो स्टेटमेंट्स के बारे में बात चल रही है। तो क्या करें? 1 बाय 1 देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को, बट इससे पहले ना एक रफ सी डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। सो ये बन गई हमारी ट्राइंगल। क्या बात चल रही है? कौन कौन से वेक्टर्स हैं? बी सी इज वेक्टर ए बी इज वेक्टर सी एंड सी ए इज वेक्टर बी। देखो, पहली चीज मेरे दिमाग में हमेशा क्या आती है ना, जब भी एक ट्राइंगल के वेक्टर्स दे रखे होते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से ए बी सी के बीच में रिलेशन लिखा जाएगा। तो चेक करो सबकी डायरेक्शन सेम है क्या? हाँ जी सर, तीनों की डायरेक्शन सेम है। और जब भी तीनों की डायरेक्शन सेम होती है, रिजल्ट क्या होता है? हमेशा a + b + c = 0। ये बड़ी बेसिक चीज है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग मिस कर देते हैं इसको।
तो जब भी ट्राइंगल की बात होगी ये वाला रिजल्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे। अगर ये होता कि सी की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती, फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से क्या आ जाता, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाता। ठीक बात है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन है, मोड ए की वैल्यू पता है हमें, मोड बी की वैल्यू पता है, बी डॉट सी पता है। चाहिए क्या, अब दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं वन बाय वन। स्टेटमेंट नंबर 1 चेक करो, ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी माइनस मोड ऑफ सी, ये चीज चाहिए तो करके देखते हैं सिंप्लीफाई। एक हिंट मिल रहा है मुझे, क्रॉस बी दोनों में प्रेजेंट है, और ये ना बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न है, खूब क्वेश्चंस में देखने को मिलता है हमें। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी मोड ऑफ, कितना बनेगा ये, ए प्लस सी क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं है सॉरी, माइनस मोड ऑफ सी। ये सिंप्लीफाई करना है हमें। यस, देख के बताओ कैसे प्रोसीड करा जाए आगे, है कोई आइडिया। ए प्लस सी क्रॉस बी चाहिए। अगर सर मैं डेफिनेशन यूज करूंगा ना, मोड ऑफ ए प्लस सी इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, तो नहीं शायद कोई बात बनेगी, दोनों के बीच का एंगल तो मेरे पास है ही नहीं है। तो क्या करें, यहां पे आके स्टक हो जाएंगे काफी लोग तो। क्यों, क्योंकि सर मैंने यही नहीं लिखा होगा पहले, तो इसीलिए स्टक हो जाएंगे। बट अगर मैंने ये लिखा हुआ है तो मुझे दिख रहा है ना कि भाई ए प्लस सी की वैल्यू तो माइनस बी के बराबर है, तो अब मेरा काम आसान हो गया थोड़ा सा, तो इसको माइनस बी से रिप्लेस कर देंगे। क्या बनाइए, सो दिस इज माइनस टाइम्स बी क्रॉस बी एंड माइनस टाइम्स मोड ऑफ सी। अब बी क्रॉस बी तो जीरो ही होता है, ये सारा तो जीरो हो गया, रिजल्ट क्या आ गया, माइनस टाइम्स मोड ऑफ सी आ गया। तो अब चाहिए क्या मुझे, मोड ऑफ सी की वैल्यू चाहिए। सो दैट मीन्स ये मुझे गिवन था, इसकी साइड लेंथ गिवन थी 6√2, बी वाले की साइड लेंथ भी गिवन थी 2√3, और बी डॉट सी गिवन था, ये चीज चाहिए। तो चेक करके बता दो अब इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से मोड ऑफ सी कैसे फाइंड करोगे, है कोई आइडिया। लग रहा है आइडिया सर, ए प्लस सी इक्वल टू जीरो है ना, और बी डॉट सी की वैल्यू मुझे पता है, तो बी डॉट सी तो मुझे क्रिएट करना आता है। कैसे कर सकते हैं कि बी और सी वाली टर्म्स को एक साइड पे रखेंगे, ए वाले को दूसरी साइड पे भेज देंगे। अब अगर मैं दोनों साइड पे मॉडुलस लेके स्क्वायरिंग कर दूं, तो मुझे पता है यहां से क्रिएट होगा बी डॉट सी, तो यस, हाँ यहां से बात बन जाएगी। सही बात है बिल्कुल, तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं पड़ा हमें। यस, वैल्यूज पुट करो, क्या कुछ पता है हमें। मोड ऑफ बी का स्क्वायर 4 इंटू 3 इज 12 प्लस मोड ऑफ सी का स्क्वायर, बी डॉट सी 12, सो ये 24 हो गया। मोड ऑफ ए का स्क्वायर कितना, ये 72, बन गई बात। सो मोड सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 आ गया क्या, यस, मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 6, डन। बड़े इजीली आ गए ये तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग -6 फ्रॉम हियर। मैच कर रहा है, नहीं तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो इनकरेक्ट हो गई है। स्टेटमेंट नंबर 2 चेक करो, क्या चाहिए, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। देख के बताओ कैसे फाइंड करें। हो जाना चाहिए वैसे तो ये। हमें कोसाइन रूल पता है क्या, कि सर अगर मुझे तीनों साइड्स पता है ना ट्राइंगल की, तो एंगल तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं, कोसाइन फॉर्मूला होता है मेरे पास। यस, तो क्या होता है कोसाइन रूल, कौन सा एंगल फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है ना, तो मुझे पता है कोस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। यहां से कर दूंगा मैं, तो कुछ सोचना ही नहीं है, कर दो ए स्क्वायर की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। यस, तो यहां से कंप्लीट करना आप। ये तो हो गया एक तरीका, कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अगर मुझे ये चीज नहीं पता तो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मुझे क्या चाहिए ना सर, ए और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो ए और सी के बीच का एंगल तो मैं यहां से भी क्रिएट कर सकता हूं, जैसे यहां पे करा था बी और सी के बीच का। तो क्या करते हैं, ए और सी वाली टर्म्स को एक साइड पे रख लेते हैं और बी को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, और अब क्या करेंगे, दोनों साइड पे मॉडुलस लेके स्क्वायरिंग कर देंगे। चेक करो क्या बना। सो अगेन मोड ए स्क्वायर मोड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट सी इज इक्वल टू मोड ऑफ बी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, सिमिलर चीज ही आएगी जो ऊपर आ रही थी। यस, तो अगेन वैल्यूज पुट करके वेरीफाई कर लो जल्दी से। सो 72 आ गया, मोड ऑफ सी का स्क्वायर इज 36, 2 टाइम्स मोड ए मोड सी साइन थीटा, दोनों के बीच का एंगल, तो अगेन मोड ए कितना 6√2, मोड सी कितना 6, कोस थीटा आएगा, सॉरी साइन थीटा नहीं आएगा, और मोड ऑफ बी का स्क्वायर इज 12।
करो सिंप्लीफाई। तो 72 प्लस 36 कितना हो गया, 108 हो गया, माइनस 96 आ रहा है। सो दिस इज 72 रूट 2 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 96। Yes, so 12 times 6 is 72, 12 times 8 is 96, 2 times 3, 2 times 4. So we are getting something like cos theta is equal to minus 4 by 3 root 2. ऐसा कुछ आ रहा है. So minus 2 root 2 by 3 we are getting. चेक करो मैच कर रहे हैं क्या? मैच नहीं कर रहा सर, बट ना मैंने एक गलती भी करी है इसमें. तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे, एक हमने मिस्टेक करी है यहाँ पे. क्या देखो, हमने ये जो थीटा लिखा है ना, किसके बीच का एंगल है, ये ए और सी के बीच का एंगल है. बट अगर तुम डायग्राम में देखो तो ए और सी के बीच का एंगल कैसे लिखा जाता है? दोनों की डायरेक्शन तो सेम होनी चाहिए ना. ये ए डायरेक्शन अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है ए वेक्टर, तो सी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा. तो ये वाला एंगल है थीटा. तो बात आ रही है समझ में? तो जब भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखा जाता है, तो या तो दोनों की टेल मीट करती होनी चाहिए या दोनों का हेड मीट करता होना चाहिए. तो हमने क्या करा, दोनों की टेल यहां पे मीट करवा दी है. तो ये वाला एंगल चल रहा है थीटा मेरा जो भी आ रहा है. बट मुझे तो कौन सा एंगल चाहिए था? एंगल एबीसी चाहिए था. तो अगर ये थीटा है, दिस विल बिकम पाई माइनस थीटा. तो मुझे क्या पूछा गया था? एंगल एबीसी मतलब पाई माइनस थीटा पूछा गया था. सो पाई माइनस थीटा क्या आ जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ दिस. और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टी याद करो क्या होती थी कि कोस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स होता है. ये आ जाएगा. सो पाई पाई कैंसिल आउट हो गया. वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज कोस इनवर्स ऑफ 2 रूट 2 बाई 3. यस, अभी भी मैच नहीं कर रहा तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गई. सो बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स. तो यहां पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत हो गई है, यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन होने के चांसेस थे. तो ये तरीका भी याद रखेंगे, कोसाइन रूल. कोई गलती होने के चांसेस नहीं है. cos b इज इक्वल टू दिस, वैल्यूज पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका. डन. ओके फाइन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन दो स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है. लेट a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर्स, दोनों का मॉडुलस 1 दे रखा है. सच दैट मोड ऑफ a प्लस बी प्लस 2 टाइम्स a क्रॉस b. एक हिंट मिल गया मुझे ऑलरेडी कि सर जब भी तीन वेक्टर्स का सम गिवन होता है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन होता है, हमेशा आइडेंटिटी का यूज करते हैं. ये वाली आइडेंटिटी, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस मोड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है. तो उसका आइडिया लग रहा है यहां से. तो ठीक है. इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, देन अमंग द स्टेटमेंट. ये दो स्टेटमेंट्स को चेक करना है. तो अभी तो स्टेटमेंट्स देख के क्या ही करेंगे, पहला काम तो क्या करते हैं, इसी को सिंप्लीफाई करने की ट्राई करते हैं कि यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा. करो चेक करो. क्या करते हैं, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करके वही सेम आइडेंटिटी लगाने की ट्राई करते हैं. सो प्लस 2 टाइम्स ए क्रॉस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. अब ध्यान से लगाना, फर्स्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, मोड ऑफ ए स्क्वायर 1 आ गया. मोड ऑफ बी स्क्वायर इज 1 प्लस 4 टाइम्स मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर. यस, प्लस 2 टाइम्स क्या, फर्स्ट वाले दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड और थर्ड का डॉट प्रोडक्ट, एंड थर्ड और फर्स्ट का डॉट प्रोडक्ट. ये चीज आ रही है ना, देख के कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है. दिस इज इक्वल टू 4. ये सिचुएशन है. अब चेक करो इसमें क्या कुछ पता है हमें. एक चीज क्लियरली पता चल रही है, बी डॉट ए क्रॉस बी, इसकी वैल्यू क्या होगी पता है हमें कि सर ए क्रॉस बी वाला जो वेक्टर होता है ना, ये तो ए के भी परपेंडिकुलर होते हैं, बी के भी परपेंडिकुलर होते हैं. तो अगर ये बी के परपेंडिकुलर है, सो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन इज 0. तो ये तो 0 ही आ जाएगा, और सेम लॉजिक से ये भी 0 आ जाएगा. ठीक है, इसकी बात तो खत्म है. अब मुझे ए क्रॉस बी चाहिए, ए डॉट बी चाहिए, तो क्या करें. ठीक है सर, एक काम करते हैं, इसको भी थीटा की टर्म्स में लिख लेते हैं, इसको भी थीटा की टर्म्स में लिख लेते हैं, तो थीटा आ जाना चाहिए मेरे पास. यस, तो यहां से तो इतना ही आइडिया लग रहा है. करो सॉल्व करो इसको. सो 2 प्लस 4 मोड ए मोड बी साइन थीटा. मोड ए 1 है, मोड बी 1 है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा आ गया. प्लस 2 टाइम्स मोड ए मोड बी कोस थीटा, सो कोस थीटा ओनली इज इक्वल टू 4. ये इक्वेशन आ गई, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई. थीटा फाइंड कर सकते हैं यहां से. हाँ जी, बन जाएगी. कोस थीटा में क्वाड्रेटिक बन जाएगी सर. इसको मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ. सो 2 प्लस 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इज इक्वल टू 4. चेक करो क्या बना. 2 से डिवाइड कर देते हैं सारी इक्वेशन को.
ऐसा कुछ आ रहा है। तो ठीक है, एक रूट तो मुझे हिट एंड ट्रायल से पता चल रहा है cos थीटा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करेगा, और अगर एक रूट 1 आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1/2 चाहिए मुझे, दूसरा रूट क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ cos थीटा 1 एंड -1/2। किसी एक वैल्यू को रिजेक्ट कर पाएंगे क्या? बिल्कुल कर पाएंगे। cos थीटा इक्वल टू 1 के लिए थीटा क्या होगा? 0 डिग्री होगा, बट हमें तो दे रखे 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल है, तो ये वाला तो रूल आउट हो गया। यहां से बता दो क्या वैल्यू आएगी। -1/2 कब होता है? 2π/3 पे होता है सर, तो थीटा की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे पास ना सारी इंफॉर्मेशन है दोनों वेक्टर्स के बारे में, ए और बी वेक्टर्स के बारे में, दोनों के मैग्नीट्यूड भी पता है, दोनों के बीच का एंगल भी पता है, जो मेरा मन करेगा फाइंड कर सकता हूं मैं। अब देखते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को वन बाय वन। स्टेटमेंट नंबर 1 देखो क्या बोल रही है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। दोनों का मोड फाइंड कर सकते हैं सेपरेटली, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स मोड ए मोड बी साइन थीटा। यस, मोड ए की वैल्यू 1, मोड बी की वैल्यू 1, एंड साइन 2π/3 इज √3/2। तो इसका मोड तो √3 आ गया। दूसरी कौन सी चीज है? मोड ऑफ ए माइनस बी। जब भी दो वेक्टर्स का सम होता है या डिफरेंस होता है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं कि ये अंडर रूट ऑफ, वही सेम चीज, मोड ऑफ ए का स्क्वायर मोड ऑफ बी का स्क्वायर -2 टाइम्स ए डॉट बी। फिर से वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो 1 + 1 - 2 मोड ए मोड बी cos थीटा की वैल्यू -1/2 कितना आ गया? √3 आ गया। हाँ जी, दोनों मैच कर रहे हैं, तो यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या पूछा गया? प्रोजेक्शन पूछी गई है। प्रोजेक्शन भी फाइंड करनी आती है हमें। प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसका रिजल्ट तो मुझे पता होना ही चाहिए, उसके बिना नहीं काम चलेगा। सो प्रोजेक्शन का फॉर्मूला, दोनों वेक्टर्स का डॉट मल्टीप्लीकेशन अपॉन जिसकी प्रोजेक्शन चाहिए उसका मैग्नीट्यूड। चेक करो, ए डॉट ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर 1, ए डॉट बी मोड ए मोड बी cos 2π/3 -1/2। नीचे आइडेंटिटी, मोड ए का स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी मोड ए मोड बी cos थीटा। कितना आ गया? 1/2 आ गया। चेक करो मैच कर रहा है? हाँ जी मैच कर रहा है। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, S1 एज वेल एज S2। यस, तो वेक्टर्स पे ना ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है, क्योंकि अब तो वैसे सिलेबस में कुछ बचा नहीं है, हमारे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ही बचा है। तो आप नोटिस करोगे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस ही बार बार आते जाएंगे हर साल। यस, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट ए एंड बी आर द वेक्टर्स अलोंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हैविंग एरिया। इतनी स्टेटमेंट देखती मुझे पता चल गया कि फॉर्मूला यूज होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल वेक्टर्स हमें पता हो, उसका एरिया क्या होता है? हाफ d1 क्रॉस d2 होता है। याद रखना इस चीज को। तो कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल अगर मेरे पास है ए बी सी डी, इसके डायगोनल वेक्टर्स अगर मुझे पता है d1 और d2, तो इसका एरिया कैसे लिखा जा सकता है? हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 का मैग्नीट्यूड। तो पहली स्टेटमेंट से ये चीज हमें क्लियर है कि क्या लिखना पड़ेगा मुझे? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2√2 लिखा जाएगा। कोई डाउट ही नहीं है और कोई तरीका ही नहीं है इसको यूज करने का। आगे देखते, लेट द एंगल बिटवीन ए एंड बी बी एक्यूट। एंगल की बात हो रही है तो या तो ए डॉट बी का यूज करना होगा या ए क्रॉस बी का यूज करना होगा। मोड ऑफ ए इज गिवन, ए डॉट बी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, सी इज इक्वल टू दिस। फाइनली एंगल फाइंड करना है बी एंड सी के बीच में। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी कॉमन है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा जाता है। जब भी एंगल फाइंड करना हो मैं हमेशा क्या करूंगा? cos थीटा वाला रिजल्ट यूज करूंगा। अल्फा मान ले अगर, तो cos अल्फा इज इक्वल टू कितना? बी डॉट सी अपॉन मोड बी मोड सी। हमेशा ये फॉर्मूला यूज करा जाएगा। यस, सी वेक्टर मुझे दे रखा है इस वाले फॉर्मेट में, ठीक बात है सर। तो मुझे ट्राई करनी है, बी डॉट सी देखना पड़ेगा क्या आएगा, मोड सी देखना पड़ेगा क्या आएगा, मोड बी देखना पड़ेगा क्या आएगा। तो अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, एक काम करते हैं यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि ये तो मुझे पता ही इसी तरीके से यूज होगा। सो क्या बना? हाफ इंटू मोड ऑफ ए, मोड ए पता है क्या? हाँ जी 1 के बराबर है, इंटू मोड ऑफ बी पता है क्या? मोड बी तो नहीं पता, इंटू साइन थीटा भी नहीं पता। दिस इज इक्वल टू 2√2। सो मोड बी साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है 4√2। ठीक बात है, चलो मान लिया।
और क्या कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी। हाँ जी सर, यहां से भी कुछ तो बात बनेगी। दोनों का अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं सिंपली, मोड ए मोड बी कोस थीटा इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा, बन गई बात। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा आ गया। और हमें दे रखे कि थीटा कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल है। तो अगर थीटा एक्यूट है फिर तो क्या आ गया मेरे पास, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू π/4 आ गया सिंपली। तो ठीक है, ये भी काम आसान हो गया, थीटा की वैल्यू पता चल गई। और अगर थीटा पता चल गया तो इसको तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा, तो मोड बी भी तो आ जाएगा, मोड बी साइन थीटा इज इक्वल टू 4√2। लो, मोड बी भी आ चुका है 8 के बराबर। फिर से सेम सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि सर दो वेक्टर्स में बात चल रही थी, नहीं 3 वेक्टर्स हैं इसमें, ठीक है, बट ए और बी के बारे में सब कुछ पता है, मोड ए पता है, मोड बी पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है। चाहिए क्या मुझे, बी डॉट सी चाहिए, मोड बी मोड सी चाहिए। इनको फाइंड करने की ट्राई करते हैं अलग से। तो लेट अस ट्राई बी डॉट सी, देखो क्या आएगा, सी वेक्टर तो है ये मेरे पास, क्या करें, सी वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें क्या, चेक करो। सो 2√2 ए क्रॉस बी माइनस 2 टाइम्स बी, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। तो ये तो सर जीरो ही आ जाएगा, देखा था हमने अभी, ए क्रॉस बी और बी तो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, काम खत्म है इसका। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, -2 टाइम्स मोड ऑफ बी स्क्वायर आ गया। हो गया सोल्व ये तो। मोड बी की वैल्यू तो हमने अभी कैलकुलेट करी थी ना, हाँ, तो 8 का स्क्वायर इज 64, सो दिस इज कमिंग आउट एज -128। ठीक है, और क्या चाहिए, मोड बी है मेरे पास, मोड सी चाहिए, मोड सी भी फाइंड करके देख लेते हैं, चलो आ ही जाना चाहिए, ये भी सब कुछ पता ही है हमें। तो वी आर गेटिंग दिस माइनस दिस, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही चीज कि सर दो वेक्टर्स का डिफरेंस या सम है और उसका मैग्नीट्यूड है, तो क्या कर देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। चाहो तो इसका स्क्वायरिंग करके लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइडेंटिटी लगाओ, फर्स्ट वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 8 टाइम्स मोड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मोड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 4, 8√2 बी डॉट ए क्रॉस बी। तो ये थर्ड वाला पार्ट तो वैसे जीरो हो गया। तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होती जा रही हैं। जैसे ये वाली बड़ी कॉमन चीज है, ए डॉट ए क्रॉस बी, बी डॉट ए क्रॉस बी, बार बार हो रहा है। ये आइडेंटिटी बड़ी ज्यादा यूज हो रही है, यस, ए प्लस बी प्लस सी वाली या ए प्लस बी वाली। तो ठीक है, करो वैल्यूज पुट करो। मोड ऑफ ए क्रॉस बी, हाँ ये तो फाइंड कर लेंगे, कितना आ गया ये, मोड ए कितना 1 इंटू मोड बी दैट इज 8 इंटू साइन π/4 दैट इज 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मोड ऑफ बी का स्क्वायर 64। यस, ठीक है, कर दें कैलकुलेशन। थोड़ा लग रहा है कैलकुलेशन ज्यादा बन रही है, कोई बात नहीं, चलो 8 इंटू 64/2 प्लस 4 इंटू 64 ऐसा बना, तो 4 इंटू 64 ही बन गया ये भी। सो 8 इंटू 64 वी आर गेटिंग, यस। और अच्छा, ये तो मोड सी स्क्वायर की वैल्यू चल रही थी, बढ़िया बात है फिर तो। सो मोड सी की वैल्यू क्या आ गई, इसका मॉडुलस स्क्वायर रूट 2√2 आ गया, इसका 8 आ गया, 16√2 आ गया। डन, तो सब कुछ आ चुका है मेरे पास। फाइनली वैल्यूज पुट कर दे, क्या आ गया, कोस अल्फा। सो वी आर गेटिंग कोस अल्फा बी डॉट सी -128 अपॉन मोड बी एंड मोड सी। मोड बी की वैल्यू इज 8, मोड सी की वैल्यू इज 16√2। हो रहा है सिंप्लीफाई, 16 टाइम्स 8 इज 128, राइट। ये 8 भी कैंसिल आउट हो गया। कोस अल्फा कितना आ गया, -1/√2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, पाई माइनस π/4, 3π/4 आ जाएगी ना फिर तो। चेक करो ऑप्शंस में प्रेजेंट है क्या, हाँ जी, ऑप्शन 4 वुड बी करेक्ट। यस, तो ये एक नया रिजल्ट यूज हो गया इस क्वेश्चन में, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज डायगोनल वेक्टर्स आर गिवन। अगर डायगोनल वेक्टर्स ना दे रखे होते, साइड्स वाले वेक्टर्स दे रखे होते कि ये वाला वेक्टर P है लेटर से, ये वाला वेक्टर Q है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड। दोनों फॉर्मूलाज याद रखेंगे। ओके, डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट S be the set of all A for which the angle between the vectors U and V is acute, then S is equal to। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन लग रहा है। सिंपली क्या बात चल रही है ना पूरे क्वेश्चन में कि दो वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच का एंगल एक्यूट होना चाहिए। तो बता सकते हो क्या कंडीशन होती है एक्यूट होने की, क्या होते हैं कि सर A डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा होते हैं ना।
तो अगर थीटा एक्यूट है मतलब cos थीटा पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स a डॉट बी भी पॉजिटिव होगा। तो ये सिंपल सी कंडीशन लगानी होगी हमें, यही समझ में आ रहा है। तो अगर थीटा एक्यूट होगा a डॉट बी पॉजिटिव होगा, अगर थीटा ऑब्ट्यूज होगा a डॉट बी नेगेटिव लगा देंगे, अगर थीटा 90 डिग्री होगा a डॉट बी 0 हो जाएगा। तो लगा दें, सोचने वाला कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, लगा देते हैं सर। u डॉट v इज ग्रेटर देन 0, कर दो डॉट मल्टीप्लाई। अच्छा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी टर्म्स लग रही हैं, दो अननोन्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो a और b, कोई नहीं चलो करके देखते हैं। सो a टाइम्स log ऑफ b का स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6a इंटू लॉग ऑफ b ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ बन गया। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a की चाहिए या b की चाहिए? द सेट ऑफ ऑल a की वैल्यू चाहिए। अच्छा, अब यहां पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग, यहां पे आके नहीं समझ में आएगा आगे क्या करना है। प्रॉब्लम क्या है सर, इनइक्वालिटी तो a की है, वेरिएबल तो दो आ गए। तो यहां से तो मेरे पास जो a की वैल्यू आएगी ना वो b के टर्म्स में आएगी, एग्जैक्ट वैल्यूज कैसे आ जाएंगी ये नहीं समझ में आ रहा हमें। बट सोच के देखो, ऐसी सिचुएशन ना और चैप्टर्स में भी नोटिस करी होगी तुमने। देखो याद करवाता हूं तुम्हें, एओडी वाले चैप्टर्स में ऐसे क्वेश्चंस काफी कॉमन होते हैं कि मुझे एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, मान लो ए एक्स माइनस साइन एक्स है, ये फंक्शन दे दिया और बोल दिया जाएगा कि भाई ये जो फंक्शन है ना ये इंक्रीज कर रहा है फॉर ऑल एक्स, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। याद आया कुछ ऐसे क्वेश्चंस करे हैं क्या हमने? अगर नहीं करे तो देख लो अभी भी। तो अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मुझे a की वैल्यूज चाहिए, तो कैसे करते हैं, हम बोल देते हैं कि सर फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, तो f डैश एक्स कैसा होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। f डैश एक्स फाइंड करोगे तो ये आएगा। अब देख के बताओ फिर से, ये भी सिमिलर सिचुएशन है ना इसके जैसी। क्यों, मुझे चाहिए तो a की वैल्यू, बट दो वेरिएबल आ गए हैं, a भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा सर मैं, वो तो x की टर्म्स में आ रही है, तो प्रॉब्लम हो गई है। तो याद करो कैसे करते थे ऐसे क्वेश्चंस। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी क्या करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। मुझे चाहिए क्या, मुझे a की वैल्यू ना हमेशा cos x से ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं हमेशा cos x की रेंज फाइंड करूंगा। रेंज क्या होती है इसकी, -1 से 1 होती है। तो अगर मैं ये ट्रिक लगाऊं कि भाई मैं a की वैल्यू को ना cos x की मैक्सिमम वैल्यू से ही बड़ा कर दूं, 1 से बड़ा कर दूं, तो क्या ये वाली इनइक्वालिटी हमेशा ट्रू नहीं हो जाएगी? हमें क्या चाहिए था कि मैं x को जो मर्जी रखूं, cos x की वैल्यू से हमेशा बड़ी आनी चाहिए a की वैल्यू। तो मैंने क्या कहा कि भाई cos x की जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना, मैं उससे बड़ा कर देता हूं a को, तो हमेशा बड़ा ही तो होगा उससे। मेक सेंस और नॉट? ऐसे ही अगर यहां पे होता a इज लेस देन और इक्वल टू cos x वाली इनइक्वालिटी होती है अगर सपोज, तो अगर मैं चाहता हूं कि x की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करे, तो मैं क्या कर दूंगा कि सर cos x की जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू हो सकती है ना, उससे भी छोटा कर देता हूं मैं अब a को, तो ऑटोमेटिकली cos x की बाकी वैल्यू से भी तो छोटा हो ही जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या आ जाता है, a लेस देन और इक्वल टू -1 आ जाता। तो ये लॉजिक यूज करा जाता है हमेशा कि भाई जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए उसको एक साइड पे रखो, बाकी सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, और फिर इस वाले फंक्शन की ना रेंज फाइंड कर लो। तो अगर मुझे ग्रेटर देन वाली इनइक्वालिटी चाहिए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से ग्रेटर कर देंगे, अगर लेस देन वाली इनइक्वालिटी चाहिए तो मिनिमम वैल्यू से छोटा कर देंगे। दैट इज द स्ट्रेटेजी। तो यही काम यहां पे करने की ट्राई करते हैं। क्या बनेगा चेक करो। हमें क्या चाहिए, a की वैल्यूज चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, a वाली टर्म्स को एक साइड पे रखता हूं और बाकी सबको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूं। तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस। इसको भी नीचे शिफ्ट कर देते हैं। सो a इज ग्रेटर देन, वेट करो सर ऐसे कैसे नीचे शिफ्ट कर देंगे, पता ही नहीं है मुझे पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नेगेटिव क्वांटिटी है। नहीं ठीक है, तो पहले चेक कर लें क्या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखो एक चीज मेरे पास और इंफॉर्मेशन भी तो थी कि b ग्रेटर देन 1 है, और अगर b ग्रेटर देन 1 है तो log ऑफ b ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो पता ही हमें। हाँ जी अब समझ में आ गया, अब पता चल गया कि अगर log b पॉजिटिव है तो ये क्वांटिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कोई डाउट नहीं है। तो हाँ जी इनइक्वालिटी में शिफ्ट कर सकते हैं, इसको राइट हैंड साइड पे भेज सकते हैं, ये चीज आ गई है। तो बताओ अब क्या करेंगे। क्या सीखा था कि सर इसकी ना रेंज फाइंड करूंगा मैं, रेंज फाइंड करके इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उससे बड़ा कर देंगे इसको। तो कहना ही डायरेक्टली राइट कि भाई ए जो होगा वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, ये करना मुझे।
अब बस इसकी रेंज फाइंड कर दो, वो देखना पड़ेगा कैसे करें। तो इसको मैं y का नाम देता हूं, बताना आप मुझे इसकी रेंज कैसे फाइंड करोगे। तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन, कैसा फंक्शन है ये, क्वाड्रेटिक फंक्शन है सर log b में। और क्वाड्रेटिक जब भी रेंज फाइंड करनी होती है बेस्ट तरीका क्या होता है, स्क्वायर कंप्लीशन कर दिया करो। तो सोच के देखो क्या बनेगा, ये log b प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9, ये बनेगा। अब देखते हैं इसकी रेंज, देखना ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। log b की वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन 0, तो log b प्लस 3 की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 3 होगी। तो इसका स्क्वायर करेंगे कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 9 आ जाएगा। माइनस 9 करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या आ गई, 0 से इंफिनिटी आ गई ना डिनोमिनेटर वाले की। अब जब इसको मैं 12 से डिवाइड करूंगा क्या होगा, 12 बाई 0 विल बिकम इन्फिनिटी, 12 बाई इन्फिनिटी विल बिकम 0। तो y की रेंज जो आ चुकी है वो 0 से इंफिनिटी आ चुकी है। तो दैट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो गई, इन्फिनिटी हो गई। ये क्या हो गया सर, गड़बड़ हो गई है। तो a ग्रेटर देन इन्फिनिटी करना पड़ेगा फिर तो मुझे, तब जाके ये सेटिस्फाई हो पाएगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि a की वैल्यू इन्फिनिटी से बड़ी कर दें, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो गया, गलत कर दिया क्या हमने कुछ, नहीं कुछ गलत नहीं करा। ऑप्शंस में देखो 5 प्रेजेंट तो है, तो इसका मतलब a की कोई भी वैल्यू होना पॉसिबल नहीं है ऐसी। तुम a को कुछ भी ऐसा नंबर नहीं रख पाओगे कि वो हमेशा इससे बड़ा हो जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। सो द वैल्यूज ऑफ a आर 5 ओनली। यस, तो कंसेप्ट वाइज बड़ा ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, u डॉट v ग्रेटर देन 0 करना था, बट क्योंकि दो वेरिएबल आ गए तो बड़ा ज्यादा अच्छा कंसेप्ट हमारा कवर हो गया इसमें। और ये एओडी वाले क्वेश्चंस में भी काम करेगा, और किसी भी चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, हमेशा यही वाली ट्रिक यूज करेंगे। ओके डन, फाइन। कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ। अब देखो आगे जो 2-3 क्वेश्चंस करेंगे ना, वो सारे किस पे करेंगे, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमारी कम होती है, तो इस टाइप के कंसेप्ट्स को भी कवर करने की ट्राई करते हैं। तो लेट अस सी, लेट a b c आर 3 पॉइंट्स whose पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, तीनों के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है। If alpha is the smallest positive integer for which a, b, c are non-collinear, non-collinear की कंडीशन आ गई है, then the length of the median of the triangle through a। तो अल्टीमेटली तो ट्राइंगल के मीडियन की लेंथ पूछी गई है। सबसे पहले तो मैं यही करूंगा कि ना ट्राइंगल ड्रॉ कर लूंगा, ताकि मुझे सिचुएशन समझ में आ जाए कि चल क्या रहा है आखिर। ए बी सी सब कुछ पता है क्या, ए के पोजीशन वेक्टर पता है 1, 4, 3, बी का पोजीशन वेक्टर अल्फा की टर्म्स में है, अल्फा ही फाइंड करना है मुझे, सी का पोजीशन वेक्टर पता है हमें। चाहिए क्या, ए से बनने वाले मीडियन की लेंथ चाहिए, मीडियन का मतलब बी सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन करवाना है। सो ए डी की लेंथ चाहिए मुझे। क्या पता है कि सर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ गए तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ए डी की लेंथ आ जाएगी। तो टारगेट क्या है, सिर्फ अल्फा फाइंड करने का टारगेट है। जैसे ही अल्फा आ गया डी पता चल जाएगा, लेंथ आ जाएगी, आंसर आ जाएगा हमारा। तो सोच के देखते हैं अल्फा कैसे आएगा। ए की कंडीशन है कि ए बी सी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, ये बता दो इसका कैसे यूज करोगे। 3 पॉइंट्स ए बी सी नॉन कोलिनियर होने का क्या मतलब है, देखो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कंसेप्ट कि सर अगर ए बी और सी को कोलिनियर होने हैं ना, ए के लाइन में अगर होना है तो वो कब होता है, ए बी सी अगर कोलिनियर है तो वो तभी होगा अगर उससे बनने वाले 2 वेक्टर्स ए बी और ए सी कोलिनियर हैं। तो सही बात है क्या, तो ये कंडीशन मुझे याद रखनी है कोलिनियर वेक्टर्स की, और ये उसी से मिलती जुलती है। अगर तुम नोटिस करो तो स्ट्रेट लाइंस में क्या करते होते हैं हम कि सर अगर ए बी सी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो ए बी का स्लोप और ए सी का स्लोप बराबर होंगे, या ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप बराबर होंगे। तो सिमिलर चीज बोल रहे हैं कि ए बी वाला वेक्टर और ए सी वाला वेक्टर अगर कोलिनियर है तो तीनों पॉइंट्स भी कोलिनियर हो जाएंगे। बट मुझे क्या दे रखा है, नॉन कोलिनियर दे रखे, तो मतलब ये दोनों वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए। यस, तो लगा देंगे कंडीशन, आसान है अब तो मेरे लिए। क्या करें, 2 वेक्टर्स फाइंड कर लेते हैं सर, ए बी वाला और ए सी वाला। कर दो, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, यहां से लिख देता हूं मैं, तो यहां से लिखना आसान लग रहा है मुझे। सो 1 अल्फा माइनस 4 एंड 3, मैं हमेशा इसी वाले फॉर्मेट में लिखूंगा एग्जाम में। आई जे के लिखने बैठेंगे उसी में टाइम चले जाएगा आधा तो हमारा। यस, ए सी वेक्टर बताओ क्या आएगा, ए सी वेक्टर इज 2 माइनस 6 एंड 2। क्या कंडीशन लगाई कि ए बी एंड ए सी आर नॉन कोलिनियर। बट देखो नॉन कोलिनियर वाली कंडीशन लगाने में ना फिर से मुझे कंफ्यूजन के चांसेस रहते हैं, तो मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो मैं करूंगा कोलिनियर वेक्टर्स के लिए, कैलकुलेशन करना मेरे लिए आसान हो जाएगा।
तो कैलकुलेशन फॉर कोलिनियर वेक्टर्स। अब अगर ए बी और ए सी कोलिनियर होने हैं तो मुझे पता है क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी। याद करो, दो वेक्टर्स कोलिनियर होने की कंडीशन क्या होती है, या तो मैं ऐसे लगाऊंगा ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि सर उनके ना कंपोनेंट्स की जो रेशियो होगी वो बराबर होगी। सिंपली इतना कर देते हैं, काफी है हमारे लिए। मैंने कुछ गड़बड़ करी है, ये मैच ही नहीं कर रहा। ए बी वेक्टर के कंपोनेंट्स 4 - 3, यहां पे 1 आना चाहिए था, सॉरी। यस, तो जब भी दो वेक्टर्स को कोलिनियर करना है या तो लैम्डा वाली कंडीशन लगा देंगे, या फिर अगर कंपोनेंट्स मेरे पास सही है तो कंपोनेंट्स की रेशियो बराबर कर देते हैं। 1/2 अल्फा -4/-6 इज इक्वल टू 1/2। लो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 2 अल्फा -8 इज इक्वल टू -6। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। क्या पता चला कि सर अल्फा इज इक्वल टू 1 के लिए तो कोलिनियर होंगे। दैट मीन्स नॉन कोलिनियर के लिए कौन सी वैल्यूज आ गई हैं, अल्फा इज इक्वल टू 1 को छोड़ के सारी आ गई है ना फिर तो। सो नॉन कोलिनियर के लिए अल्फा कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1। आसान हो गया मेरा काम। नहीं तो मुझे इनइक्वालिटी में लिखना पड़ता कि सर दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, नॉट इक्वल टू दिस, उसी में कंफ्यूजन हो जाती है हमें तो। यस, तो ये बढ़िया है। क्या बोला गया था, अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, 1 तो हो नहीं सकता। दैट मीन्स अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। पता चल गया। अब क्वेश्चन सोल्व है हमारा, कुछ नहीं बचा अब तो। अल्फा आ चुका है, अल्फा आ गया तो डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे। लिख लो क्या आएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स। सो इफ अल्फा इज इक्वल टू 2, डी के कोऑर्डिनेट्स 5/2, 0 एंड 9/2। ए आ चुका है, डी आ चुका है, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, लेंथ भी आ जाएगी। यस, तो लेंथ भी फाइंड कर ही लो जल्दी से। सो ए डी की लेंथ इज कमिंग आउट टू बी, दिस इज 3/2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये चीज आ रही है। ओके, सो दिस इज 9/2 प्लस 16 इंटू 2 इज 32, 32 प्लस 9 इज 41। सो अंडर रूट ऑफ 41/2। क्या पूछा गया था हमसे, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज। अगेन कोई मिस्टेक हुई है क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो एक बार जल्दी से। 0, 9/2, 5/2। सो 5/2 - 1 इज 3/2, 9/2 - 3 इज 3/2 एंड 4 का स्क्वायर इज 16। सो 9/2 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 41/2। अच्छा ठीक है, ठीक है, डन। नीचे 2 चाहिए हमें, तो अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 कर देते हैं, सही चल रहा है सर। अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 82/2, दिस वुड बी द आंसर। यस, ठीक है, सही बात है। तो कोलिनियर वाला कंसेप्ट याद रखना, 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होंगे। दो वेक्टर्स कब कोलिनियर होंगे, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल होगा या फिर कंपोनेंट्स की रेशियो बराबर होगी। डन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर इज देयर, बी वेक्टर इज देयर, सी वेक्टर इज देयर। लेट V is the vector in the plane of A and B। in the plane का मतलब कोप्लेनर बोलना चाह रहे हैं हमसे। Yes, whose projection on C is 2/√3। if V dot J is equal to this, then we have to find this। तो एक चौथा वेक्टर V फाइंड करना है, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है मेरे पास। A और B के साथ कोप्लेनर होगा, प्रोजेक्शन दे रखी है, V डॉट G दे रखे, उसकी हेल्प से V वेक्टर फाइंड करना है। तो देखो ये बाकी सारी चीजें तो मुझे यूज करनी आती हैं, प्रोजेक्शन भी यूज करनी आती है, ये भी यूज करना आता है, बस ये बता दो कोप्लेनर वाली कंडीशन को कैसे यूज करेंगे। सो वी आर गिवन कि V इज कोप्लेनर विद A एंड B। कोलिनियर के लिए हमने 2 तरीके सीखे थे कि या तो स्केलर मल्टीपल होगा सर, या कंपोनेंट्स की रेशियो बराबर होगी। सिमिलरली कोप्लेनर के लिए भी ना 2 तरीके होते हैं, या तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि जो V वेक्टर है वो बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा हमेशा, x इंटू ए प्लस वाई इंटू बी, इस टाइप से। या फिर दूसरा तरीका, अगर कंपोनेंट्स की टर्म्स में लिखना है तो जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट में a के कंपोनेंट्स a1 a2 a3, b के कंपोनेंट्स b1 b2 b3, v के कंपोनेंट्स v1 v2 v3 इक्वल टू 0। ये 2 तरीके होते हैं हमारे पास यूज करने के, जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर सकते हैं। अब इस केस में क्या मुझे v वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है? नहीं सर, कंपोनेंट्स तो नहीं पता। तो एक तरीका तो हो सकता है कि मैं बैठ के कंपोनेंट्स एज्यूम कर लूंगा, v1 v2 v3 यहां पे पुट करूंगा, इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन यहां से आएगी, एक यहां से आएगी, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सोल्व कर लेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। सो मेथड 1 तो ये हो गया कि लेट v वेक्टर इज इक्वल टू दिस।
बट ये तरीका मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ क्योंकि तीन तीन वेरिएबल सोल्व करने पड़ेंगे, तो मैं तो दूसरा तरीका फॉलो करूंगा हमेशा। क्या कि सर वी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी एज्यूम कर लेते हैं, दो ही वेरिएबल के साथ डील करना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक्स और वाई फाइंड करने हैं, उसके लिए दो कंडीशन है मेरे पास, लगाओ वन बाय वन। पहली कंडीशन क्या है, प्रोजेक्शन ऑन सी इज 2/√3। प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो फर्स्ट कंडीशन इज ऑफ प्रोजेक्शन v dot c upon mod of c, this is given as 2/√3। देखो क्या कुछ पता है, v की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो एक्स ए प्लस वाई बी डॉट सी अपॉन मोड ऑफ सी इज इक्वल टू 2/√3। ब्रैकेट ओपन कर दें, x टाइम्स a डॉट सी, a डॉट सी पता है क्या, हाँ जी a b c तीनों वेक्टर्स पता है, a डॉट सी फाइंड आउट कर लेंगे, करो जल्दी से। 1 - 1 0 2 आ गया, प्लस y टाइम्स b डॉट सी आ जाएगा, b डॉट सी की वैल्यू भी चेक कर लो कितनी आ रही है, 2 + 3 5, 5 + 1 is 6, अपॉन मोड c की वैल्यू चेक करो कितनी आ रही है, √3 आ रही है, तो √3 तो कैंसिल आउट हो गया, एक इक्वेशन आ गई है x और y में। सो x + 3y इज इक्वल टू 1, वन इक्वेशन इज देयर। एक कंडीशन लग गई, एक इक्वेशन आ गई। ऐसे फिर दूसरी कंडीशन लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन क्या थी, v डॉट j इज इक्वल टू 7। यस, सो v की वैल्यू फिर से एक्स ए प्लस वाई बी डॉट जे इज इक्वल टू 7। ओपन करो ब्रैकेट, x टाइम्स a डॉट जे, a को j के साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस y टाइम्स b डॉट जे -3 इज इक्वल टू 7। सो वी आर गेटिंग x - 3y इज इक्वल टू 7। दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल हैं, सोल्व कर लो जल्दी से। दोनों को ऐड ही कर देते हैं डायरेक्टली, 2x इज इक्वल टू 8, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x की वैल्यू अगर 4 है तो y कितना आ गया, -1 आ गया क्या, हाँ जी y इज इक्वल टू -1। तो देख रहे हो v वेक्टर पूरे का पूरा पता चल चुका है मुझे। सो v वेक्टर इज कमिंग आउट टू बी 4 टाइम्स a माइनस b। तो लिख लो, अब तो चाहो तो कंपोनेंट से लिख लो, a वेक्टर को 4 से मल्टीप्लाई करके b को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 4 - 2 is 2, 4 + 3 is 7 एंड 8 - 1 is 7। ये आ गया हमारा वेक्टर v। चाहिए क्या, v डॉट i प्लस k चाहिए, आंसर आ चुका है हमारा। सो 2 × 1 दैट इज 2, प्लस 0 प्लस 7 × 1 दैट इज 7। सो द आंसर इज 9। राइट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्या सीखा हमने, कोप्लेनर वाला कंसेप्ट सीख लिए कि सर अगर एक 3 वेक्टर कोप्लेनर है, या तो एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे या फिर कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। राइट, ओके डन। ओके, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ। लेट द वेक्टर्स a b एंड c, 3 वेक्टर्स हैं, एक अननोन नजर आ रहा है t, सच दैट फॉर अल्फा बीटा गामा बिलोंगिंग टू r, अल्फा a प्लस बीटा b प्लस गामा c इक्वल टू 0 implies अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0, देन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ t इज। यहां पे आके कंफ्यूजन हो गई है, सर यहां से नहीं समझ में आ रहा क्या कर दिया इसने। देखो ध्यान से क्या लिखा गया, देखते हैं आपको याद है कि नहीं कंसेप्ट ये वाला। अल्फा a प्लस बीटा b प्लस गामा c इक्वल टू 0, ये क्या लिखा गया है ना, ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन है a b और c का। तो ये बोल रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b c किसके बराबर है, 0 वेक्टर के बराबर है। और ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसा कब होता है, सारे स्केलर नंबर 0 कब होते हैं, ये तब होते हैं सर अगर a b c ना लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। याद आया कि नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे ना इसको इग्नोर कर देते हैं कि सर ये कहीं यूज तो होते नहीं है, लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट छोड़ ही देते हैं उसको। तो देखो यूज हो गया यहाँ पे। तो ए बी सी क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। डेफिनेशन ये होती है कि अगर किसी वेक्टर्स का, 3 वेक्टर्स का या 2 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है, और दिस इंप्लाइज कि जितने भी स्केलर नंबर्स हैं वो सारे 0 के बराबर हो जाए, तो हम बोल देते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो होगी पहली चीज। अब यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि भाई जब भी 3 वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, इसका मतलब ये भी होता है कि वो तीनों वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर भी होते हैं। सो इनडायरेक्टली मुझे ये दे रखा है सिंपली कि ये 3 वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर होने चाहिए। ये चीज अगर मैं यहां से डिड्यूस नहीं कर पा रहा तो मेरा क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा फिर। तो अब बता दो, अब सोल्व हो जाएगा।
और सिमिलरली अगर तीन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो नॉन कोप्लेनर होंगे। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स की बात चल रही है और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उसका मतलब क्या होता है, नॉन कोलिनियर होता है। तो इसको एक बार मैं जल्दी से लिख भी देता हूं क्योंकि ये चीज मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं पता होती। तो दो वेक्टर्स अगर हैं, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब वो कोलिनियर भी होंगे, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वो नॉन कोलिनियर होंगे। एंड सिमिलरली अगर तीन वेक्टर्स की बात हो रही है तो अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है इसका मतलब वो कोप्लेनर होंगे, और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है इसका मतलब वो नॉन कोप्लेनर होंगे। ये छोटी छोटी सी चीजें याद रखेंगे। तो अब बता दो मुझे, अब फाइंड कर लेंगे क्या? अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड करते हैं कि ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच दीज वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। तो अभी सीखा था हमने कि सर अगर कंपोनेंट्स दे रखे होते हैं ना तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या होती है कि उनसे बनने वाला डिटर्मिनेंट जीरो होता है। तो ये कर दूंगा मैं। तो क्या करना पड़ेगा नॉन कोप्लेनर के लिए? डिटर्मिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। बट अगेन अगर मैं नॉट इक्वल टू के चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा तो मैं क्या करूंगा, जो कैलकुलेशन करूंगा वो कोप्लेनर के लिए कर दूंगा, आसान हो जाएगा मेरा काम। कर दो जल्दी से। तो डिटर्मिनेंट तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स से बनने वाला डिटर्मिनेंट 1 प्लस टी 1 माइनस टी एंड 1। नेक्स्ट 1 माइनस टी 1 प्लस टी एंड 2। नेक्स्ट t माइनस टी एंड 1। दिस शुड बी इक्वल टू 0। ओपन कर दो इसको, कितना बनेगा 1 प्लस टी प्लस 2t, तो ये बना, माइनस कितना बनेगा 1 माइनस टी माइनस 2t प्लस 1 इंटू कितना बनेगा, दिस इज माइनस टी प्लस टी स्क्वायर, टी प्लस टी स्क्वायर, ये दिस इज इक्वल टू 0। कर दो सॉल्व, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 प्लस 4t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4t माइनस 3t स्क्वायर। इसमें t स्क्वायर वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2t बचा। बन रही है कुछ बात? 3t स्क्वायर वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया, 1 वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं सर। ये तो 6t इज इक्वल टू 0 बचा, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 0। तो क्या पता चला कि जब t की वैल्यू 0 है तो वेक्टर्स क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो दैट मीन्स नॉन कोप्लेनर होने के लिए t शुड बी नॉट इक्वल टू 0। ये आ गया फिर तो रिजल्ट। और t अगर नॉट इक्वल टू 0 है मतलब कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, r माइनस 0 हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर 0। यस, डन, ओके फाइन। वन लास्ट क्वेश्चन, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, और ऐसा सिमिलर क्वेश्चन 2023 में भी आया था। फाइन, पढ़ के देखो। लेट ए वेक्टर इज देयर, a1 a2 a3 उसके कंपोनेंट्स हैं। क्या लिखा गया, ai ग्रेटर देन 0। तो तीनों के तीनों कंपोनेंट्स पॉजिटिव हैं, दे रखे। इज अ वेक्टर विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये वाला वेक्टर तीनों के साथ इक्वल एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, क्या आइडिया मिल रहा है यहां से बता सकते हो? कैसे यूज करेंगे इस इंफॉर्मेशन को कि भाई तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल है। क्या करें, कुछ लोगों के दिमाग में तो वो कंसेप्ट आएगा कि सर डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस की बात चल रही है कि डायरेक्शन रेशियोज तीनों बराबर होंगी। सही बात है, डायरेक्शन कोसाइंस भी बराबर होंगी। सही बात है। तो डायरेक्शन कोसाइन के चक्कर में तो नहीं पड़ते, वो 1/√3 1/√3 वैसा कुछ आ जाएगा सर। डायरेक्शन रेशियोज मुझे पता है बराबर होंगी, और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, उसके कॉम्पोनेंट्स ही तो होते हैं। तो ये पता चल गया कि भाई a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 होगा। ये सुन लो। तो इसको तो मैंने 3D ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट से रिलेट कर लिया, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के साथ। अगर ये चीज तुम नहीं भी करना चाह रही तो दूसरा तरीका क्या था कि OX के साथ अगर मुझे एंगल देखना है, इसका मतलब I कैप के साथ एंगल देखना है, OY का मतलब J कैप के साथ, OZ का मतलब K कैप के साथ। तो अगर A वेक्टर ऐसा है कि उसका तीनों के साथ एंगल बराबर है, तो मुझे पता है एंगल कैसे देखा जाता है, cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी। तो अगर मैं वो वाला तरीका यूज करूंगा, क्या आएगा, a डॉट आई अपॉन मोड ए मोड आई, ऐसे आएगा सर, इज इक्वल टू a डॉट जे अपॉन मोड ए मोड जे, ऐसे आएगा, इज इक्वल टू a डॉट के। सही बात है ना, तीनों के साथ एंगल फाइंड करके मैंने इक्वेट कर दिया। अब यहां से भी तुम्हें सेम चीज पता चल रही होगी, क्या होगा, मोड ए तीनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, मोड आई मोड जे मोड के 1 हो गया, ए डॉट आई a1 हो जाएगा, ए डॉट जे a2, ए डॉट के a3। तो यहां से भी सेम ही चीज आ रही है, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे सोच सकते हैं। तो ये हमें दे रखे कि तीनों कंपोनेंट्स बराबर हैं। ठीक है,
लेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर इज 7। प्रोजेक्शन खूब क्वेश्चंस में यूज होता है, फॉर्मूला लगाया जाएगा। क्या लग रहा है आइडिया कि सर प्रोजेक्शन का रिजल्ट यूज करेंगे, a1 a2 a3 जो तीनों बराबर थे उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, पूरा वेक्टर ए पता चल जाएगा। ठीक है, लेट बी इज अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय रोटेटिंग ए विद 90 डिग्री। रोटेशन करी गई है। रोटेशन से क्या आइडिया लग रहा है सोच के देखो, घबराना नहीं है रोटेशन वर्ड को देख के, आसान क्वेश्चन होते हैं रोटेशन वाले। सोच के देखो, ए वेक्टर था उसको मैंने रोटेट कर दिया, बी बन गया वो। क्या आइडिया लग रहा है उससे? हमेशा ये सोचा करो कि बिफोर रोटेशन आफ्टर रोटेशन कौन सी चीजें फिक्स रहेंगी, सेम रहेंगी। तो क्या सेम रहेगा? एक तो सर दोनों का ना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मोड ए विल बी इक्वल टू मोड बी, और दूसरा एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो इन दोनों चीजों का यूज कर सकते हैं हम। यस, और इफ ए बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर, कोप्लेनर की कंडीशन पता है हमें, या तो कंपोनेंट्स वाली फॉर्म में यूज करेंगे, बट अगर मुझे कंपोनेंट्स नहीं यूज करने तो दूसरा तरीका, वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू। तो सारे कंसेप्ट मिक्स कर दिए गए। देन द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर बी ऑन दिस इज, तो सारी चीजें यूज करनी आती है हमें। ट्राई कर लेते हैं, क्वेश्चन सोल्व हो जाना चाहिए। यस, कहां से शुरुआत करें? ए वेक्टर से करते हैं, तीनों सेम है ना, a1 a2 a3, कुछ मान लेते हैं उसको। क्या मानोगे? के मान लें क्या? के नहीं मानते, के तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। लैम्डा मान लेते हैं, चलो लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए ले लिया मैंने। उसके बाद कौन सी कंडीशन थी? प्रोजेक्शन वाली, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं। सो ए डॉट दिस वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, यही फॉर्मूला होता है। दिस इज इक्वल टू 7। करो ट्राई, दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लैम्डा तो बाहर आ गया, अंदर कितना आएगा? 3 + 4 आ जाएगा सिंपली। नीचे कितना आ गया? 5 आ गया, ये 7। सो 7 7 कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा की वैल्यू 5 आ चुकी है। सो ए वेक्टर हमें पता चल चुका है, 5 आई कैप 5 जे कैप 5 के कैप। एक पार्ट तो हमने सोल्व कर लिया, ए वेक्टर आ गया। अब क्या करना था? अब हमें बी वेक्टर फाइंड करना है। कंडीशंस क्या कुछ है? एक तो कि सर मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ बी है, और दोनों के बीच का एंगल 90 है, ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा। और क्या कंडीशन थी? ए बी एंड एक्स एक्सिस आर कोप्लेनर। तो मुझे बता दो, कंपोनेंट्स वाली कंडीशन यूज करना चाहोगे या लीनियर कॉम्बिनेशन वाली? कंपोनेंट्स पता है क्या? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स तो पता है, बी के नहीं, बी के कहां पता है? बी तो फाइंड ही करना है हमें, नहीं पता। तो क्या करते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन वाली कंडीशन यूज करते हैं कि सर जो बी वेक्टर होगा ना वो कैसा होगा? एक्स टाइम्स वेक्टर ए प्लस वाई टाइम्स एक्स एक्सिस के अलोंग कौन सा वेक्टर होता है? आई कैप होता है। बता दो सही बात है क्या? तो तीन वेक्टर्स को कोप्लेनर कर दिया हमने, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड एक्स एक्सिस के अलोंग वाला आई कैप। तो बी वेक्टर के बारे में ये तीन इंफॉर्मेशन है मेरे पास, तीनों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू आ जानी चाहिए सर, तो बी वेक्टर आ जाएगा। बी वेक्टर आ गया तो प्रोजेक्शन भी आ जाएगी। तो लग रहा है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। करें? करो चलो, 1 बाय 1 कंडीशंस लगाते जाओ। बी वेक्टर क्या है? एक्स इंटू ए प्लस वाई इंटू आई। वैल्यू पुट कर ही देते हैं। एक्स इंटू ए का मतलब 5x 5x 5x, और y इंटू आई का मतलब y 0 0, यही मतलब हुआ। सो वी आर गेटिंग द वेक्टर b एज दिस। डन, ए कंडीशन लगा दी। उसके बाद a डॉट बी इक्वल टू 0, यहां से एक इक्वेशन आ जानी चाहिए x और y के बीच में, और दूसरी कंडीशन से दूसरी आ जानी चाहिए। कर दो a डॉट बी, इसका और इसका डॉट मल्टीप्लीकेशन ध्यान से करना थोड़ा। 25x प्लस 5y प्लस 25x प्लस 25x इज इक्वल टू 0। सो कितना बना ये? 5 से डिवाइड कर दें क्या? सो 15x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू बन गई है -15x। तो एक ही वेरिएबल बचा, चाहो तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर दो। सो बी वेक्टर कितना बचा? -10x 5x एंड 5x, ये आ गया वेक्टर बी। अब x की वैल्यू चाहिए, तीसरी कंडीशन भी लगा देते हैं सर। मोड a इज इक्वल टू मोड b। मोड a कितना? दोनों साइड पे स्क्वायरिंग भी करी दो। सो 25 प्लस 25 प्लस 25 दैट इज 75। मोड ऑफ b का स्क्वायर कितना? सबका स्क्वायर 25 25 और 100, 150x स्क्वायर, राइट? तो बढ़िया वैल्यू आ रही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 आ गया, दैट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। दो वैल्यूज आ रही हैं। चेक करो मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे किसी एक वैल्यू को रिजेक्ट कर पाए, कि प्लस वाली आएगी या माइनस वाली। लग रहा है कुछ आइडिया?
देखो एक चीज तो करी जा सकती है सर, क्या? हमने क्या कहा था ना कि एक्स एक्स चेक करके देखो, नहीं एक्स एक्सिस दे रखा है सर, तो नहीं कोई आइडिया नहीं लग रहा यहां से तो नो। तो दैट मीन्स दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं। देखो अगर कुछ नहीं आइडिया लग रहा तो एक बार दोनों पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, सोल्व करते हैं। अगर कहीं पे जाके स्टक हो गए फिर सोच लेंगे इसके बारे में। वैसे तो कोई हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है ही नहीं कि प्लस को रखा जाए या माइनस को रखा जाए। यस ठीक बात है, तो करें ट्राई फिर आगे। क्या आगे मेरे पास पूरा बी वेक्टर आ गया, चेक करो। सो द वेक्टर बी इज कमिंग आउट टू बी, प्लस माइनस बाहर रख लेते हैं, 1/√2 पुट करेंगे तो क्या आ गया, -10/√2, 5/√2 एंड 5/√2, ये आ गया, ऐसा आ गया वेक्टर बी। अब चेक करो चाहिए क्या था मुझे। सो वी वांट द प्रोजेक्शन फाइंड करो, क्या आएगी अब। सो प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बी डॉट दिस थिंग 3i + 4j अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थिंग। क्या बना, दोनों का डॉट मल्टीप्लीकेशन, प्लस माइनस तो बाहर चलता जाएगा, अंदर कितना बचेगा, -30/√2 + 20/√2, ओके, अपॉन में 5। सो ऊपर 10/√2 आ गया प्लस में, प्लस माइनस में, अपॉन में 5। सो 2/√2 आ चुका है, +-√2, ये रिजल्ट आ रहा है सर। सो प्रोजेक्शन की जो वैल्यू आ रही है ना वो प्लस और -√2 आ रही है। चेक करो ऑप्शंस में कौन सा प्रेजेंट है, सिर्फ √2 प्रेजेंट है, तो मुझे चेक करने की जरूरत है भी नहीं है कि प्लस वाला आएगा या माइनस वाला। सो क्लियरली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। यस ठीक बात है। तो अगेन काफी बढ़िया क्वेश्चन था, रोटेशन का कंसेप्ट यूज हो गया, कोप्लेनर वाला कंसेप्ट यूज हो गया, प्रोजेक्शन वाला कंसेप्ट यूज हो गया, एंड वी कैन से कि डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस वाला कंसेप्ट भी यूज हो गया। डन। तो कुछ 3-4 क्वेश्चंस तो काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए सारे कंसेप्ट हमने कवर कर लिए। ओके डन। इसके अलावा अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, देन यू कैन गो टू द मार्क्स ऐप, वहां पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। ओके, सो दिस इज इट फॉर नाउ। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।